वो वीडियो फिर देखो अपने आप बंद हो जा रहा, पर उसके आगे फिर क्रम में ये कर लो, मैं भेज दूंगी वीडियो पर, कंटिन्यूशन में आ जाएगा ना। तो मैं क्या बोल रही थी अभी इससे पहले, साथ साथ देखना, ये केवल लेग्नेसी कुल की विशेषता देखो, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ब्याज से काटो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस तरह का विन्यास जिसमें एक बड़ा सा पेटल होता है जो सारे पेटल को ढके रहता है, इसको कहते हैं वैक्सिलम। क्या कहते हैं इसको? वैक्सिलम या ध्वज, है ना। अंदर के दो देख रहे हो ये, है ना, ये बड़ा पेटल तो खैर घेरे, तो ये अगर घेरा बनाया जाए ना तो सबको तो घेर रखा है इसने। फिलहाल ये दो बड़े जो इसके जो सबसे बड़ा है बाहर का, ये वैक्सिलम हो गया, ध्वज हो गया, और ये दिख रहे दो अंदर के इसने घेर रखा, दो अंदर, इनको कहते हैं विंग्स। क्या कहते हैं? विंग्स। और ये अंदर के दो को घेरे हुए इनको कहते हैं कील, नौतल, कील बोर्ड शेप्ड होता है ना, ये जुड़े हुए। तो इस तरह का विन्यास केवल लेग्नेसी पाया जाता है, इसको कहते हैं वैक्सिलरी, और नाम ही उसका ध्वजिक विन्यास। ध्वज जिसमें बड़ा पेटल, मटर का फूल देख लो ना, मटर में देखा नहीं बड़ा पेटल होता है ना, वो अन्य सब अंदर के ढके रहता है पेटल्स को। तो ये वैक्सिलरी विन्यास मटर की विशेषता है, ठीक है। तो ये हो गया ध्वजिक विन्यास, ध्वज है एक बड़ा। अब आता है क्विनकुंशियल। क्या बोलते हैं इसको? क्विनकुंशियल। क्विनकुंशियल बिल्कुल इम्ब्रिकेट की तरह है। फिर देखो ध्यान दो क्विनकुंशियल पे, इसमें क्या होता है, एक पूरा बाहर दिख रहा है किसी से नहीं ढका हुआ है ना, दिख रहा है, और एक पूरा अंदर दबा हुआ, जैसे इम्ब्रिकेट में था ना, इम्ब्रिकेट में ऐसी। लेकिन यहाँ इतना अंतर है क्विनकुंशियल में, इसमें दो पूरी तरह से बाहर होते, एक ये है, एक ये पूरी तरह से बाहर, किसी से नहीं दबे हुए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो पूरी तरह से अंदर, ये देखो ये दो पूरी तरह से अंदर दिख रहे हैं, दोनों सिरे उनके दबे हुए हैं, और एक क्या बचा, एक ट्विस्टेड क्रम में बचेगा, बस समझ गए। दो पूरी तरह से बाहर, दो पूरी तरह से अंदर। अंदर का मतलब है दोनों कोने ढके हुए, बाहर का मतलब किसी से नहीं ढके हुए, और ट्विस्टेड मतलब एक दबा हुआ एक स्वतंत्र, ठीक है। ये विन्यास कहलाता है बच्चों क्विनकुंशियल। क्या इसको बोलते हैं? क्विनकुंशियल विन्यास जो है इसको कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना, है ना। तो जब हम वर्णन करेंगे ना, अब जब मैं आपको उदाहरण दूंगी ना एक फैमिली का वर्णन करने के लिए, तब आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट जो है ना फूल के, उनका वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या हमको देना है। कैलिक्स का वर्णन, अब मान लीजिए इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है, और कोई फूल, मान लीजिए मैंने गुलाब दिया आपको, है ना, और मैं कहूँगी इसके वाह्य का वर्णन करो, तो आप साफ दिख रहा है, देखो सेपल की संख्या कितनी है, 5। मतलब आप वर्णन करोगे ना तो वहाँ पर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, आपने पहले फ्लावर वर्णन किया, फिर आपके कैलिक्स का नंबर आया, और कैलिक्स में आपने लिखा यहाँ पर कितने हैं, जैसे गुलाब में 5, कितने हैं दिख रहे हैं आपको, 5, ऐसे वर्णन करना है। कैलिक्स सेपल्स 5। अब ये गैमो हैं कि पॉली, स्वतंत्र वाह्यदली हैं, तो लिखोगे यहाँ पे स्वतंत्र वाह्यदली या पॉलीसिपेलस लिखोगे ना। फिर आपको दिख रहा है एस्टिवेशन कैसा है, केवल कोने छू रहे हैं ना इनके, इसमें आप लिखोगे वेलवेट एस्टिवेशन, इतना देना वर्णन बस। ऐसे फिर कोरोला का वर्णन करोगे, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सीधे स्टेमिन पर, है ना, अगला भाग मतलब पुंकेसर। कोरोला, कैलिक्स, कोरोला वर्णन कर दिया हमने। अब अभी तो हम केवल टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं ना, ठीक है। अब एंड्रोशियम का वर्णन जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, किसका वर्णन करना अब हमको, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, नर जनन भाग। क्या होता है पुष्प का, नर जनन भाग होता है। तो नर जनन भाग की यूनिट जो है किससे मिलकर के मतलब बना हुआ है, ये किससे मिलकर बने, पुंकेसर, यानी इसकी यूनिट है पुंकेसर। पुंकेसरों के समूह को ही तो हम पुमंग कहते हैं, है ना। तो अब एक ये चीज हमको यहाँ पर देखना होगा कि एंड्रोशियम का जब हम वर्णन कर रहे हैं, एंड्रोशियम, है ना, पुमंग, तो ये इसकी इकाई क्या हो गई, स्टेमिन। तो एक स्टेमिन को जब हम देखते हैं बच्चों, तो ये ऐसा होता है एक स्टेमिन, ये देखिए इसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं एंथर, परागकोश। क्या कहते हैं, एंथर या परागकोश, और इसमें 2 लोब होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एंथर लोब, ठीक है। एक फिलामेंट होता है लंबा सा डंठल, इसको कहते हैं फिलामेंट, है ना, फिलामेंट। पुतंतु, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पुतंतु। तो किसी भी आप उस फ्लावर को देखिए, उसमें जो स्टेमिन होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक ही कोष्ठ भी हो सकता है, 2 भी कोष्ठ हो सकते हैं, एक भी हो सकता है ये केवल एक, और इसमें 2 कोष्ठ भी हो सकते हैं, ज़्यादातर द्विकोष्ठीय होते हैं, परागकोश, ठीक है। तो ये परागकोश है, और ये क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर भी हमको वही पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग फैमिली की फ्लावर्स में किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, किस प्रकार से जो है इनका विन्यास होता है, किस किस प्रकार के ये होते हैं। तो
एक एक करके हम टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं, स्टेमिन कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस को हिंदी में कहते हैं चतुर्दीर्घी पुंकेसर। अब क्या होते हैं भैया चतुर्दीर्घी पुंकेसर? नाम से लग रहा है चतुर, चार, दीर्घी, लंबे। तो इस प्रकार के फूल में स्टेमिन क्या होते हैं? अगर 4 पुंकेसर है, 1 2 3 4, ठीक है, ये ऐसे बना रही मैं रफ जल्दी से, और ये हैं 2, ये तो कुल कितने? 6 स्टेमिन है ना, 6 पुंकेसर। इन 6 में से 4 क्या होते हैं? लॉन्ग, लंबे, और 2 क्या होते हैं? शॉर्ट, है ना। कुल होते हैं 6। अगर उनमें से 2 छोटे हों और 4 लंबे हों तो ये कहलाता है चतुर्दीर्घी पुंकेसर। ये स्थिति क्या कहलाती है पुंकेसरों की? टेट्राडाइनमस कंडीशन। और ये ब्रैसिकेसी फैमिली की विशेषता है। सरसों जिसमें 6 पुंकेसर होते हैं, बाहर वाले घेरे के 2 छोटे होते हैं और अंदर के घेरे के 4 बड़े होते हैं, तभी तो इसका नाम चतुर्दीर्घी पुंकेसर है। क्या कहते हैं इनको हम? चतुर्दीर्घी। तो ये किसकी विशेषता है बच्चों? सरसों, ब्रैसिकेसी कुल की। अब आता है मोनोडेल्फस। क्या मैंने बोला? मोनोएडेल्फस, ठीक है। अब मोनोएडेल्फस क्या हुआ? इसको कहते हैं बच्चों एक संघी पुंकेसर। क्या बोला हमने अभी इसको? एक संघी पुंकेसर। अब नाम से लगाओ, मोनो माने 1, डाई माने 2। अब यहाँ देखिए जरा, इसको देखिए, कल का फूल है, सूख गया ये। यहाँ पर क्या हो रहे हैं ना, सारे के सारे जो स्टेमिन हैं, ये देखो, ये सारे के सारे स्टेमिन एक ग्रुप बना देते हैं। मतलब एक तरह से ग्रुप में इकट्ठा होकर के एक ट्यूब जैसा बनाते हैं। मतलब सब के सब, ये देखो, ये मिल गए ना, तो ये भले इनके अलग अलग हैं, ये देखो प्राकोष, लेकिन ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं? एक ट्यूब जैसी बना रहे हैं। ये कहलाएगा एक संघी। नाम से देखो ना, एक माने एक, संघी माने ग्रुप, ग्रुप ना समूह। एक समूह में क्या हो गए हैं? ये सब इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं एक संघी पुंकेसर। तो इस प्रकार के स्टेमिन में मैंने क्या बोला कि इनके जो फिलामेंट होते हैं ना, ये फिलामेंट सब जुड़ करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या एक ग्रुप की तरह या समूह या संघ बनाते हैं। बाकी तो ये है इनके, ये पराकोष तो स्वतंत्र हैं ही, लेकिन फिलामेंट जुड़ करके एक नली बना रहे हैं ना बच्चों, ये कहलाते हैं एक संघी। तभी तो नाम है एक संघी, मोनो, सिंगल, एक ही ग्रुप में इकट्ठा हो गए सब, ठीक है। ये कहलाता है मोनोएडेल्फस। एक होता है डाईएडेल्फस। डाईएडेल्फस होता है द्विसंघी पुंकेसर। द्विसंघी पुंकेसर। अब ये द्विसंघी क्या हुआ भाई? नाम लग रहा है अंदाजा? इसमें ऐसा होता, देखिए जैसे 1 2 3 4, मतलब कुछ भी है, ठीक। देखो यहाँ पे 2 ग्रुप दिख रहे हैं आपको। एक तो ये है एक ग्रुप, और एक ग्रुप चाहे अकेला, ये पर ग्रुप तो अलग है ना, तो ये अलग है और ये ग्रुप अलग है। तो यहाँ पर एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तो 2 समूह में इकट्ठा हो गए ना पुंकेसर। एक समूह ये है, भले ही ये मैं बता दूं मटर की विशेषता है द्विसंघी पुंकेसर। इसमें पुंकेसर होते हैं 10, संख्या में 10 होते हैं। 9 एक साथ जुड़ करके एक कॉलम बनाते हैं या एक नली बनाते हैं, और 10वां पुंकेसर स्वतंत्र होता है। तो एक ये ग्रुप हो गया जिसमें अकेला एक है, एक ग्रुप ये हो गया जिसमें 9 हैं। आप समझ गए? तभी तो इसको क्या कहा? डाईएडेल्फस या द्विसंघी पुंकेसर। एडेल्फस का मतलब होता है संघ में, संघ, है ना। तो एक संघी, द्विसंघी। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना। और इसके बाद एक और आता है, जब मैं कहती हूँ पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस, पॉली मीन्स होता है बायो में मैनी, भले यहाँ पे स्वतंत्र होता है, यहाँ अलग चीज है, लेकिन वैसे ज्यादातर पॉली मीन्स होता है मैनी, है ना। तो मैनी का मतलब क्या हो गया? जब पुंकेसर क्या होते हैं, बताओ इसमें क्या होगा? ये है, देखिए ऐसे एक, जैसे ये मान लो, आप देख रहे हैं, यहाँ देखो पुंकेसर जो है कई ग्रुप, 2 से ज्यादा ग्रुपों में बढ़ गया। 2 तक तो द्विसंघी था ना, अब एक ग्रुप, 2 3 4, ऐसे 2 से ज्यादा ग्रुप में जब बना लेते हैं ना, ये समूह बनाते हैं, एक समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 5 6, कुछ भी, इनको कहते हैं बच्चों पॉलीएडेल्फस। क्या कहते हैं इनको? पॉलीएडेल्फस। समझ गए मेरी बात को? पॉली मीन्स बहुत सारे। तो यहाँ पर पुतंतो,
कई दो चार पुतन तो आपस में मिल करके कई समूह बना देते हैं, 2 से ज़्यादा समूह बनाते हैं। ये आपने नींबू में देखा होगा, ऐसा कभी देखिएगा उसके फूल को, तो नींबू में इस तरह का होता है। आप समझ रहे बच्चों? तो ये था आपका क्या चीज़ कि टेट्राडाइनस क्या होते हैं, है ना। अभी मैं और भी बताऊंगी, अभी तो कहाँ पे पूरे। और एक मैंने आपको क्या बताया, एडेल्फस कंडीशन, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, है ना, और चतुर्दीर्घी। अब आता है डाइडाइनेमस। क्या हुआ, क्या बोला मैंने बच्चों? डाइडाइनेमस कंडीशन क्या होती है? डाइडाइनेमस, इसको कहते हैं द्विदीर्घी पुंकेसर। क्या बोलते हैं? द्विदीर्घी। जैसे चतुर्दीर्घी था ना, तो ये द्विदीर्घी है। द्विदीर्घी क्या हुआ, मतलब टोटल होते हैं 4, इसमें 2 होते हैं बड़े और 2 होते हैं शॉर्ट, तभी तो इसको द्विदीर्घी कहा। द्वि माने 2, दीर्घ माने लंबे, तो इसमें 2 जो है दीर्घ हैं, लंबे हैं, तो वो हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो द्विदीर्घी पुंकेसर जो है इनको कहा जाता है। क्लियर हो गया ये भी, है ना। अब एक कंडीशन और आती है बच्चों, है ना। इसमें मैं आपको देखो ये लिखा है सिनजेनीशियस। क्या मैं लिख रही हूँ? सिनजेनीशियस। इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में कठिन लग रहा है, इसको कहते हैं युक्त कोशी। कैसे पुंकेसर? युक्त कोशी पुंकेसर, सिनजेनीशियस। युक्त कोशी का मतलब ये अंदाजा लग गया होगा। युक्त कोशी मतलब अगर मैं ऐसे दिखा दूँ, ये है मान लो पराकोश, है ना, ये देखो क्या दिख रहा है आपको, जिसमें युक्त कोशी, देखो युक्त माने जुड़े हुए, कोश माने पराकोश, एंथर, तो जिसमें सारे के सारे पराकोश आपस में जुड़ जाते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं बच्चों। फिलामेंट तो फ्री दिख रहे हैं आपको सब अलग अलग, लेकिन पराकोश क्या हो गया, आपस में जुड़ गए। इसको कहेंगे युक्त कोशी पुंकेसर। क्या बोलेंगे? युक्त कोशी या सिनजेनीशियस। सूरजमुखी में देखा होगा आपने, ये इनको कहते हैं युक्त कोशी पुंकेसर। तो ये भी मतलब ये है कि ये टर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अलग अलग जो है फैमिली में, अलग अलग फ्लोर में अलग अलग तरह से जो है ये हो सकते हैं। तो युक्त कोशी समझ में आ गया, है ना। एक और मैं टर्म बताऊं यहाँ पे, युक्त कोशी के बाद अगली टर्म जो आती है वो है सिनेंड्रस, है ना। क्या है अगली टर्म? सिनेंड्रस। अब ये सिनेंड्रस क्या होते हैं, है ना। जब पुंकेसर, अब यहाँ देखिए जरा, अभी तो मैंने कहा था जब पराकोश जुड़े हुए हों तो इसको कहते हैं युक्त कोशी। जब पराकोश भी और पूरा का पूरा लंबाई में जुड़े हों, मतलब सारे पुंकेसर फिलामेंट से भी जुड़े हों, पराकोश भी जुड़े हों, सब जुड़े हो, इसको कहते हैं सिनेंड्रस। तो जब सारे के सारे पुंकेसर पूरे जुड़े हों, पराकोश से लेकर के पुतंतु से लेकर के पूरे संयुक्त हो जाएं और एक ही रचना बन जाए, उसको कहते हैं सिनेंड्रस। क्या कहते हैं बच्चों? इसको सिनेंड्रस कहते हैं। ठीक हो गया ये कंडीशन। एक कंडीशन आती है, आप ध्यान रखना आप इस चीज को, मतलब मैं क्या समझा रही हूँ आपको। एक आता है इपीपेटलस। इपीपेटलस कुछ शायद समझ में आ गया होगा, पेटल से समझ में आ रहा होगा। इपीपेटलस को कहते हैं दल लग्न। आप समझ गए? दल लग्न मतलब दल से जुड़े हुए, सिंपल, है ना। तो इपीपेटलस क्या होता है? जब पुतंत जो फिलामेंट है ना दल से जुड़े रहते हैं, है ना। जैसे दल है ना, और ये एक स्टेमिन है, तो ये देखो दल से जुड़ा हुआ ना, इसका फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है? दल से, तो इसको कहते हैं दल लग्न। क्या बोलते हैं? दल लग्न। ऐसे ही गायनेंड्रस बोलूंगी मैं तो क्या हुआ इसका मतलब? गायनेंड्रस। गायन जैसे सिनेंड्रस तो पूरी लंबाई में जुड़ा हुआ है, और गायनेंड्रस का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं पुंकेसर जब जायांग से जुड़ जाते हैं। किससे? जायांग से जब जुड़ जाते हैं इसको गायनेंड्रस कहते हैं। तो इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं आपको। आप टेट्राडाइनेमस, है ना, डायडाइनेमस, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, सिनजेनीशियस, सिनेंड्रस, ये क्या कंडीशन है ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं कहूँ पॉलीएंड्रस, तो जिसमें स्वतंत्र हो पुंकेसर, किसी से भी जुड़े नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ना बच्चों। तो ये था जब एंड्रोशियम वर्णन करेंगे उसकी बात है। अगर मैंने कहते चलो अब वर्णन करो भाई एंड्रोशियम, कोई फूल मैंने आपको दिया मान लो ये, और मेरे को इसका एंड्रोशियम का वर्णन करो, है ना, तो आप लिखोगे पहले, सबसे पहले गिनोगे ना उस फूल में कितने स्टेमिन है, तो पहले नंबर मान लो 10 है तो 10 लिख दिया आपने। क्या 10 के 10 जुड़े हैं या अलग अलग 2 समूह में हैं? जैसे मटर में होता है ना, तो उसमें ऐसे लिखते हैं, देखो 10 है ना, आप जब फॉर्मल लिखेंगे तो 9 एक ग्रुप में है, प्लस करके लिखना, तब अगर 2 ग्रुप है, एक अलग है ना, उसमें भी 9 जुड़े हुए हैं। एक जुड़े के लिए हमेशा ब्रैकेट करना है, कुछ भी हो, चाहे दल हो, चाहे वाह्य दल हो, चाहे पुंकेसर हो।
तो 2 ग्रुप में, इससे ये पता चल रहा है कि 2 ग्रुप है, प्लस करना का 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में 9 जुड़े हुए हैं, तो मैंने ब्रैकेट कर दिया, एक स्वतंत्र वो अलग है। ठीक हो गया। तो ऐसे दिखाना है संख्या जितनी वो लिखो, कितने होरल में 2 चक्रों में कि एक ही चक्र में 10 के 10, 2 चक्र में तो हमेशा प्लस का साइन आता है, 2 या 3 जितने भी चक्र हैं, अगर 3 चक्रों में है तो इस तरह से साइन मतलब प्लस का साइन आप करेंगे। वर्णन करते समय देख लेंगे हम वो अभी। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि कहीं इपीपेटलस तो नहीं है, दल लग्न तो नहीं है, चतुर्दीर्घी तो नहीं है, क्या है वो सब लिखना है आपको यहाँ पर। वर्णन हो गया ना। तो ये था आपका क्या, एंड्रोशियम। अब लास्ट में आता है गायनेशियम, सबसे जो अंदर का पार्ट होता है, सबसे अंदर का चक्र, उसको कहते हैं गायनेशियम, जायांग। और ये है स्त्री जनन संरचना। क्या है बच्चों ये कहलाती है स्त्री जनन संरचना। चौथा चक्र है, ये सबसे अंदर का होरल है। इसकी एक इकाई को हमने क्या कहा था, कार्पेल अंडप, है ना, अंडप या कार्पेल। एक कार्पेल को जब हम देखते हैं ना बच्चों, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। आप समझ में आई बात। सबसे ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्टिग्मा। वर्तिकाग्र, इस फूले हुए भाग को कहते हैं ओवरी, अंडाशय। और इन दोनों को जोड़ने वाली पतली सी डंडी, इसको कहते हैं स्टाइल, वर्तिका। ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय। आप कहोगे नीचे क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ये अंडाशय स्थित है, कप लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है थैलेमस, है ना। थैलेमस मतलब पुष्पासन, पुष्प का आसन जिस पर वो बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये एक अंडप के क्या भाग होते हैं, ऊपर स्टिग्मा फूला हुआ, स्टाइल पतली सी डंडी, और फूला हुआ जो सबसे बड़ा भाग है गोल सा, इसको कहते हैं अंडाशय। इसी के अंदर होते हैं बच्चों ओव्यूल, बीजांड, और वही बीजांड बाद में बीज बन जाते हैं। और यही जो आप अंडाशय देख रहे हो ना, यही अंडाशय बाद में पक करके फल बन जाता है। ठीक हो गया ना। तो ये तो इसकी सिंपल संरचना हो गई। अब यहाँ भी हम अंडाशय का वर्णन करेंगे तो सबसे पहले देखो कितने अंडक हैं उसमें, संख्या 1 2 3 4, और वो अंडक जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र हैं। आप समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसे ही हम जब जायांग का वर्णन करेंगे तो क्या क्या इसमें टर्म्स आती हैं जरा सुन लीजिए, है ना। अगर उस जायांग में एक ही अंडप है, उसको कहते हैं मोनोकार्पिलरी। अब नाम से देखो, मोनोकार्पिलरी, एक अंडपी या एक कांडपी, नाम से लग रहा ना, एक कांडपी, एक ही अंडप। एक कांडपी मतलब एक ही अंडप, जैसे ये एक ही अंडप है, तो जिसमें एक ही अंडप होता है ना, उसको कहते हैं एक कांडपी अंडाशय। क्या कहते हैं उसको बच्चों, एक कांडपी। अगर मान लो 2 हैं अंडप तो द्विअंडपी, बाइकार्पिलरी। अगर 2 से ज्यादा हैं तो पॉलीकार्पिलरी, मतलब बहुअंडपी। समझ रहे हैं भाई, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं। तब क्या हो जाएगा, बहुअंडपी। ठीक है। तो एक तो क्या है मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, और एक है पॉलीकार्पिलरी। एक अंडपी, 2 एक अंडप है। द्विअंडपी, 2 अंडप होंगी। पॉलीकार्पिलरी, पॉली माने मैनी, बहुत सारे अंडप होंगे। तो इस तरह से एक अंडपी, द्विअंडपी, बहुअंडपी अंडाशय हो सकते हैं किसी भी जायांग में। अब ये जो अंडप है ना, जैसे मान लीजिए ये है, चलो एक ये है, एक ये है, अब एक साथ बना दिया ना मैंने। अब देखो ये अंडप भी क्या आपस में जुड़े हैं कि स्वतंत्र हैं। तो अगर स्वतंत्र हैं, जैसे ये स्वतंत्र दिख रहे हैं ना, उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। क्या कहते हैं बच्चों, एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है वियुक्तांडपी। क्या, वियुक्तांडपी। या नहीं आ रहा तो स्वतंत्र अंडपी, सीधे शब्द बोलो, स्वतंत्र अंडपी। मतलब अंडप क्या है, स्वतंत्र हैं। अंडप क्या है बच्चों, स्वतंत्र हैं। तो ये कहलाता है एपोकार्पस। क्या बोलते हैं इसको, एपोकार्पस। मुक्त अंडपी, स्वतंत्र, मुक्त माने स्वतंत्र अंडपी। ठीक है। हाँ, अगर ये सब जुड़े हुए हैं, सब एक साथ जो है जुड़ करके ऐसा लग रहा है एक ही हो, तो इसको कहते हैं सिनकार्पस। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस मतलब युक्तांडपी। युक्त माने जुड़े हुए, युक्तांडपी। क्या बोलेंगे ऐसे अंडपों को, जब सब मिल करके एक ही बन रहा है, ऐसा लग रहा है एक ही है, लेकिन सब जुड़ गए ना आपस में, जब जुड़े हैं तो इसको कहते हैं युक्तांडपी। सिनकार्पस, युक्तांडपी। क्या बोलेंगे इसको, युक्तांडपी अंडाशय बोलते हैं। और एक चीज और लिखते हैं हम अंडा, जब हम जायांग का वर्णन करेंगे कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये शुरू में बता दिया मैंने।
अगर सुपीरियर ओवरी कब होती भाई, जरा बताओ। सुपीरियर ओवरी तब होती है जब अंडाशय सबसे ऊपर, अंडक और सबसे बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे स्थित होते हैं। ऐसे पुष्प की ओवरी हमेशा सुपीरियर होती है। और ऐसा पुष्प जिसमें अंडाशय नीचे, बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर स्थित होते हैं, अंडाशय नीचे रह जाता है, ऐसा फूल कहलाता है इपीगाइनस। ये हाइपोगाइनस फ्लावर हुआ, ये इपीगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस फ्लावर की ओवरी हमेशा सुपीरियर होती है, इपीगाइनस फ्लावर की ओवरी हमेशा इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब टॉप में। समझ गए? तो ये चीजें जो है हमने वर्णन करते समय ध्यान देना है। शायद आपको आ गया होगा। और अगर अंडाशय की काट काट के देखनी पड़ती, एक ही कोष्ठ है तो एक कोष्ठीय, दो कोष्ठ हैं तो द्विकोष्ठीय, तीन कोष्ठ हैं तो त्रिकोष्ठीय, बहुत सारे हैं, 5 हैं तो पंचकोष्ठीय। समझ गए? ये तो अलग चीज है। ठीक है, तो अब हमने इतनी चीजें आपको सिखा दी हैं। अब हम करेंगे फैमिली का वर्णन। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। बस अब आपको मान लीजिए आपके पास आए सोलेनेसी कुल का वर्णन करो, तो आप कहाँ से वर्णन करेंगे? जड़, तना, पत्ती, फूल लिखने की जरूरत नहीं, फूल से शुरू करना बस, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फ्लावर कैसा है, वर्णन करो। फ्लावर कैसा है? ई ब्रैक्टेड है, ब्रैक्टेड है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है ना, या सेसाइल है, पेडिसिलेट है, या पेंटामिरस है, या टेट्रामिरस है, चतुर्थई मतलब पंचतई, है ना, या हाइपोगानस है कि या फिर आपका इपीगानस है। इतनी चीजें, या एक लिंगी है, द्विलिंगी है, इतना वर्णन आएगा फूल में। तब हेडिंग डालोगे कैलिक्स, फिर लिखोगे कैलिक्स सेपल्स का नंबर कितना है, गैमो है कि पॉली हैं, जुड़े हैं कि स्वतंत्र हैं, ये सब लिखोगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर लिखोगे कोरोला, फिर लिखोगे ये जुड़े हैं कि स्वतंत्र है, संख्या कितनी है। फिर लिखोगे एंड्रोशियम का वर्णन, एंड्रोशियम कितने स्टेमिन है, एक चक्र में, 2 चक्र में है, कैसे हैं, टेट्राडायमस है, जो बताया मतलब वर्णन किया वही चीजें। फिर ऐसी गायनेशियम, ऐसे करते हैं वर्णन। तब ये जब आ जाएगा फैमिली, तो मैं पुष्प सूत्र लिखना सिखाऊंगी, सूत्र कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सूत्र किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, ओके।